क्या होता है जब कोई व्यापार करने आई कंपनी एक पूरे देश पर ही कब्जा कर ले। आज हम भारत की आजादी की कहानी को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी कहानी जो करीब करीब 200 साल के संघर्ष, बलिदान और जबरदस्त इच्छा शक्ति से लिखी गई है। तो चलिए इस अविश्वसनीय सफर की शुरुआत करते हैं। ये सिर्फ इतिहास की कुछ तारीखें नहीं है, नहीं, इसे एक फिल्म की तरह सोचिए, संघर्ष और जीत की एक महागाथा। तो आइए हम भी इसे बिल्कुल उसी नजरिए से देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो आज भी न जाने कितनी पीढ़ियों को हिम्मत देती है। ये वो टाइमलाइन है जो हमें इस लंबे सफर पर लेकर जाएगी। देखिए, सब कुछ 1757 में शुरू होता है जब एक ट्रेडिंग कंपनी ने राज करना शुरू किया। ठीक 100 साल बाद 1857 में विद्रोह की पहली चिंगारी भड़कती है। फिर 1885 में राजनीतिक संगठन का दौर आता है। 1919 और 1942 जैसे साल, ये वो मोड़ थे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। और फिर आखिरकार 1947 में एक आजाद देश का जन्म हुआ। हर एक तारीख अपने आप में एक मील का पत्थर है। तो हमारी कहानी का पहला बड़ा अध्याय वो शुरू होता है एक विद्रोह की चिंगारी से। अच्छा, तो भारत पर शुरू में आखिर राज किसने किया? वो ब्रिटिश सरकार नहीं थी, बल्कि एक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। सोचिए, आई तो थी व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे करके पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ही कब्जा कर बैठी। ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी शोषण के खिलाफ पहली आवाज उठी थी। और वो आवाज 1857 में एक जबरदस्त विद्रोह में बदल गई। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ये इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि ये पहली बार था जब अलग अलग रियासतें और लोग एक दुश्मन के खिलाफ एक साथ मिलकर खड़े हुए। सही मायनों में यहीं पर आजादी की लड़ाई का बीज बोया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ना लड़ाई का तरीका ही बदल गया। अब हथियारों की जगह राजनीतिक मंच ने ले ली थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। जरा सोचिए, ये पहली बार था जब भारतीयों के पास अपनी बात रखने के लिए एक नेशनल प्लेटफॉर्म था। हाँ, शुरू में उनका मकसद ब्रिटिश राज में सिर्फ ज्यादा अधिकार पाना था, लेकिन देखते ही देखते ये पूरे देश के स्वतंत्रता आंदोलन का सेंटर बन गई। देश भर में मीटिंग्स करके इसने भारत के लोगों को एक राजनीतिक आवाज दी। और फिर आया 1905 का स्वदेशी आंदोलन। ये एक कमाल का आइडिया था। अंग्रेजों को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाओ, विदेशी सामानों का बहिष्कार करो और अपने देश में बनी चीजों को अपनाओ। इस एक आंदोलन ने पहली बार आम आदमी को आजादी की लड़ाई से सीधे सीधे जोड़ दिया। 20वीं सदी की शुरुआत में इस संघर्ष ने एक नया और बहुत ही शक्तिशाली मोड़ लिया, जब महात्मा गांधी ने दुनिया के सामने विरोध का एक बिल्कुल नया तरीका रखा। लेकिन इस नए रास्ते की शुरुआत एक बेहद बेहद दर्दनाक घटना से हुई। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सिर्फ एक दिन में 1000 से ज्यादा शांति से विरोध कर रहे निहत्थे लोगों को ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियों से भून दिया। ये एक नरसंहार था। इस एक घटना ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया और ब्रिटिश राज का असली क्रूर चेहरा दुनिया के सामने आ गया। और इसी हिंसा के जवाब में गांधी जी ने अहिंसा यानी सत्याग्रह का रास्ता दिखाया। उनका मानना था कि नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जा सकता, नहीं, इसका जवाब सच्चाई और नैतिक शक्ति से दिया जाएगा। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ एक आध्यात्मिक लड़ाई थी। और इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण था 1930 का दांडी मार्च। अरे, ये सिर्फ नमक बनाने के लिए एक यात्रा नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। गांधी जी की रणनीति देखिए। सबसे पहले उन्होंने एक ऐसे अन्याय को चुना जिसे हर भारतीय महसूस करता था, नमक पर टैक्स। फिर उन्होंने एक बहुत ही सरल प्रतीकात्मक काम किया। 240 मील पैदल चलकर समुद्र तक गए। इस एक काम ने पूरे देश को उनके पीछे खड़ा कर दिया और लाखों लोगों ने गैर कानूनी तरीके से नमक बनाना शुरू कर दिया। और आखिर में इसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और यह दिखा दिया कि बिना हथियार उठाए भी कितनी बड़ी ताकत बनाई जा सकती है। 1940 का दशक आते आते ये आंदोलन अपने आखिरी और सबसे तेज दौर में पहुंच चुका था। अब लक्ष्य सिर्फ एक था, पूर्ण स्वतंत्रता। 1942 में गांधी जी ने नारा दिया, भारत छोड़ो। ये एक सीधी और साफ मांग थी। अंग्रेजों, अब भारत छोड़ने का वक्त आ गया है। ये आजादी के लिए आखिरी सबसे बड़ा राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन था। पर यहां एक दिलचस्प बात यह है कि इस आखिरी दौर में मंजिल तो एक थी, लेकिन रास्ते अलग अलग थे। एक तरफ महात्मा गांधी थे जो अहिंसक प्रतिरोध की ताकत पर विश्वास करते थे। उनका मानना था कि नैतिक बल ही अंत में जीतेगा। तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्हें लगता था कि सैन्य कार्रवाई से ही आजादी जीती जा सकती है। उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। दोनों ही अपने अपने तरीकों से भारत की आजादी के लिए ही लड़ रहे थे। और फिर आखिरकार
दशकों के संघर्ष और अनगिनत बलिदानों के बाद वो सुबह आई जिसका पूरे देश को बेसब्री से इंतजार था। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ। जब दिल्ली के लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया गया तो वो सिर्फ एक झंडा नहीं था, वो करोड़ों लोगों के सपनों, उनकी उम्मीदों और 200 साल के लंबे मुश्किल संघर्ष का प्रतीक था। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। 200 साल के इस संघर्ष ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जन्म दिया। इसकी कहानी हमें एकता, अहिंसा की शक्ति और आजादी की कीमत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो सवाल यह है कि इस महान गाथा से हम आज अपने जीवन और समाज के लिए क्या सबक सीख सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।